नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रेल सेवा आचरण नियम 1966। तो इसका नाम 1966 ही क्यों दिया गया है? तो इसका मूल कारण है कि यह 1966 में इसे जारी किया गया था। डिटेल में पढ़ने के लिए हम नियमों के अनुसार चलते हैं। तो नियम संख्या एक शॉर्ट टाइटल है और इसमें इस नियम की नामकरण किया गया है, यानी कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। और इसको प्रभावी कब से माना गया था? तो दूसरा रूल कहता है कि दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। यहाँ एट वंस से तात्पर्य क्या निकलता है कि जिस वक्त ये लागू हुआ। तो इसके पब्लिकेशन की तारीख थी 21 मार्च 1966। तो इसी पब्लिकेशन की तारीख से यह लागू हुआ था। रूल संख्या दो डेफिनीशंस हैं। डेफिनीशंस का अर्थ होता है कि किसी शब्द का क्या भावार्थ निकलेगा। तो यहाँ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक ही शब्द के कई भावार्थ निकल सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, पहला है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब अलग अलग कंडीशन में क्या क्या होगा। तो पहले वे गजटेड ऑफिसर्स जो कि रेलवे बोर्ड में पोस्ट होल्ड करते हैं, रेलवे बोर्ड में पोस्टेड हैं। तो यहाँ प्रेसिडेंट जो होंगे वो गवर्नमेंट के लिए रिप्लेस हो जाएंगे, यानी जो गवर्नमेंट यहाँ वर्ड लिखा हुआ है जहां जहां पर, उसके लिए प्रेसिडेंट को समझा जाएगा। इसके अलावा बाकी जो गजटेड ऑफिसर्स भारतीय रेलवे में कहीं भी कार्यरत हैं, उन सभी के लिए गजटेड ऑफिसर्स जितने भी भारतीय रेलवे में रेलवे बोर्ड को छोड़ करके पोस्टेड हैं, उन सभी के लिए गवर्नमेंट का जो अर्थ निकलेगा वह निकलेगा रेलवे बोर्ड। यहां पर ध्यानपूर्वक आपने समझा, वे गजटेड ऑफिसर जो रेलवे बोर्ड में पोस्टेड हैं उनके लिए गवर्नमेंट का अर्थ प्रेसिडेंट होगा, जबकि बाकी अन्य जगहों पर जितने भी गजटेड ऑफिसर पोस्टेड हैं रेलवे में, उनके लिए गवर्नमेंट का मतलब होगा रेलवे बोर्ड होगा। अब आते हैं नॉन गजटेड पोस्टों के बारे में। तो पहले देखें कि वे नॉन गजटेड ऑफिसर्स जो कि रेलवे बोर्ड में पोस्टेड हैं। तो जो नॉन गजटेड ऑफिसर रेलवे बोर्ड में पोस्टेड हैं, वहां पर गवर्नमेंट का अर्थ निकलेगा सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। ध्यानपूर्वक समझे कि जो रेलवे बोर्ड में नॉन गजटेड ऑफिसर पोस्टेड हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का मतलब होता है सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। दूसरा, बे नॉन गजटेड ऑफिसर, यहां पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, बे नॉन गजटेड ऑफिसर जो उन ऑफिसर्स में पोस्टेड हैं जिनका रेलवे बोर्ड के अंतर्गत में उनका कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो रेलवे बोर्ड में है। यहां पर ध्यान से पूर्वक देखेंगे कि वे नॉन गजटेड ऑफिसर ऐसे ऑफिसर्स में पोस्टेड हैं जिस पर रेलवे का प्रशासनिक नियंत्रण है। तो वैसी स्थिति में वहां पर हेड ऑफ ऑफिसेस जो होंगे वही उसके लिए गवर्नमेंट का मतलब माने जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी नॉन गजटेड ऑफिसर हैं, यहां पर इसे और इसे आप एक साथ लेकर के पढ़ें कि नॉन गजटेड ऑफिसर जो रेलवे बोर्ड में है उसके लिए सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, उसके अलावा जो नॉन गजटेड ऑफिसर्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट का मतलब निकलता है जनरल मैनेजर। और बीच में तीसरा निकल के आया कि वे नॉन गजटेड ऑफिसर्स जो ऐसे ऑफिसेज में पोस्टेड हैं जिन ऑफिसेज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो रेलवे बोर्ड के पास है पर वो कहीं और कार्यरत हैं। तो वैसे स्थिति में वहां पर गवर्नमेंट का मतलब होगा हेड ऑफ द ऑफिसेज, यानी जिस ऑफिस में वो काम कर रहे हैं उस ऑफिस का हेड होंगे, वही उनके द्वारा जारी किए गए ऑर्डर्स, उनके सिग्नेचर्स के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर्स गवर्नमेंट के ऑर्डर्स माने जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी नियम हैं जो कि अलग अलग नियमों के संदर्भ में आते हैं। जैसे कि हम जैसे 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 आगे पढ़ेंगे तो इन नियमों को हम सीख पाएंगे कि जैसे रूल संख्या 5 में सब रूल 2 और सब रूल 3, रूल संख्या 8 में सब रूल 1, रूल संख्या 10 में सब रूल 1, रूल संख्या 12, रूल संख्या 14 और रूल संख्या 15 का 1 और 3, रूल संख्या 16 का 3, रूल संख्या 19 का 1 और रूल संख्या 21 का भी 1। यहां पर कहीं पर भी गवर्नमेंट अगर लिखा हुआ है तो उस गवर्नमेंट का मतलब होगा रेलवे बोर्ड।
ध्यानपूर्वक समझ में आया कि यहाँ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट के लिए भी यहाँ पर रेलवे बोर्ड होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट के लिए भी रेलवे बोर्ड होगा, जबकि आप ऊपर में अगर देखें कि रेलवे बोर्ड सिर्फ अदर गजेटेड ऑफिसर के लिए लागू हो रहा है। लेकिन इन नीचे दिए गए कंडीशंस में, इन सब रूल में अगर यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट के लिए भी उसका मतलब रेलवे बोर्ड माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, रेलवे सर्वेंट मीन्स a railway servant as defined in rule 10343 of Indian Railway Establishment Code। यहां पर रेलवे सर्वेंट की परिभाषा दी गई है, और रेलवे सर्वेंट किन्हें कहेंगे? जो कि इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड के नियम संख्या 103 के उपनियम 43 में जो रेलवे सर्वेंट की परिभाषा दी गई है, वही कर्मचारी रेलवे सर्वेंट कहे जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिससे कि हमें पुराने जो पीछे के डेफिनेशन दिए उसको समझने में हेल्प मिलेगी। अब मान लिया जाए कि कोई रेल कर्मचारी जो है, जिसकी सेवाएं किसी कंपनी, किसी निगम, किसी संगठन या अस्थायी निकाय को दे दी गई है तो वो रेलवे कर्मचारी, पर काम कहाँ पर कर रहा है? किसी कंपनी के अंदर में, किसी निगम के अंदर में, किसी संगठन या अस्थायी निकाय को दी गई है। तो इन नियमों के उद्देश्य से, यानी कि सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से भी उसे रेल कर्मचारी ही माना जाएगा। सामान्यतः रेल कर्मचारी का वेतन जो होता है वो भारत के संचित कोष से दिया जाता है, परंतु यहाँ पर इन कर्मचारियों का वेतन अगर संचित कोष से नहीं भी दिया जा रहा है तो भी उपरोक्त नियमों के अधीन इसे भी रेल कर्मचारी ही माना जाएगा। डेफिनेशन ऑफ फैमिली, रेलवे सर्वेंट के कंसर्न में उसकी फैमिली किसे कहा जाएगा? तो रेलवे सर्वेंट कौन हो सकता है? या तो वह हस्बैंड रेलवे सर्वेंट हो सकता है, कुछ जगह पर वाइफ भी रेलवे सर्वेंट हो सकती है, और कुछ जगह पर दोनों ही रेलवे सर्वेंट हो सकते हैं, जैसी परिस्थिति बनने वाली है। इसलिए पहला नियम दिया हुआ है कि द वाइफ और हस्बैंड, यानी कि चाहे स्थिति कोई भी हो, चाहे वाइफ रेलवे सर्वेंट हो या हस्बैंड रेलवे सर्वेंट हो, जो भी केस है, वेदर रिसाइडिंग विद द रेलवे सर्वेंट और नॉट, चाहे वो उसके साथ रहता हो या उसके साथ नहीं रहता हो। मान लिया कोई रेलवे कर्मचारी अगर वाइफ है और उसका हस्बैंड कहीं और नौकरी करते हैं, या हस्बैंड है और उसकी वाइफ कहीं और नौकरी कर रही है, चाहे उसके साथ रहती हो या उसके साथ नहीं रहती हो, उसे फैमिली की श्रेणी में रखा जाएगा। सिर्फ एक स्थिति में उसे रेलवे की फैमिली में नहीं रखा जाएगा, यदि वाइफ या हस्बैंड, जो भी परिस्थिति बन रही हो, उसे किसी डिक्री या कॉम्पिटेंट कोड के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया हो। अगर वाइफ या हस्बैंड को दोनों को अलग मान लिया गया है डिक्री के द्वारा या किसी कोर्ट के कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, तो उस कंडीशन में फिर उसे परिवार के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये तो हो गई वाइफ और हस्बैंड की बात। अब बात करते हैं या तो बेटा हो या बेटी हो या स्टेप सन हो या स्टेप डॉटर हो। अगर इनमें से कोई भी या ये सभी अगर रेलवे सर्वेंट पर पूरी तरह से अगर डिपेंडेंट हैं, तो उस कंडीशन में इन्हें भी फैमिली माना जाएगा। पर इन्हें फैमिली की श्रेणी में कब नहीं रखेंगे? यदि अगर कोई चाइल्ड या स्टेप चाइल्ड अगर रेलवे कर्मचारी पर डिपेंडेंट नहीं है, या जिसकी कस्टडी किसी नियम के अधीन कानून के तहत उससे छीन ली गई है। अगर किसी बच्चे की कस्टडी उससे छीन ली गई किसी कानून के तहत में, या तो वो कर्मचारी पर डिपेंडेंट नहीं है, इन दोनों ही हालातों में उसे परिवार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब ये तो हो गई वाइफ हस्बैंड की बात, यहाँ बच्चे और बच्चियों की बात हो गई। इसके अलावा अन्य कोई पर्सन, चाहे वो उनका ब्लड संबंध हो या मैरिज संबंध हो रेलवे सर्वेंट के साथ में या उसकी वाइफ के साथ में,
यानी कि हस्बैंड हो या रेलवे सर्वेंट की वाइफ हो, किसी किसी के संबंध में अगर उसका कोई ब्लड रिलेशन है या मैरिज के कारण कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पर फुल्ली डिपेंडेंट है, यानी कि होली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, तो वैसी परिस्थिति में उसे फैमिली की श्रेणी में माना जाएगा। अब आते हैं रूल संख्या 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिससे कि डिसिप्लिनरी एक्शन में हमेशा ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। नियम संख्या 3 में कुल 3 उपनियम है और उसके अधीन भी और कई उपनियम हैं। तो सबसे पहले हम रूल संख्या 3 के सामान्य नियम में देखते हैं। नियम संख्या 1। नियम संख्या 1 कहता है, ये एक प्रकार के नैतिक नियम है। तो नियम संख्या 1 कहता है कि प्रत्येक रेलवे सर्वेंट को हर एक समय इंटीग्रिटी मेंटेन करते रहना चाहिए, यानी कि रेलवे के प्रति उसकी इंटीग्रिटी हमेशा सही होनी चाहिए और रेलवे के प्रति होनी चाहिए और पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए रेलवे के प्रति। दूसरा, कि जो भी कर्मचारी है वो अपने ड्यूटी के प्रति डिवोटेड हो, उसका डिवोशन रेलवे की ड्यूटी के प्रति हो। किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़े कि उसे नौकरी करनी है या कैसे करनी है, उसे पता है कि उसे किस जॉब के लिए रखा गया है, तो अपनी ड्यूटी के प्रति उसे फुल्ली तरह से डिवोटेड होना चाहिए। और तीसरा, कि उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण इसे ऐसा घोषणा करना पड़ जाए कि वो रेलवे सर्वेंट होने के लायक ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम उसके द्वारा नहीं किया जाएगा जो कि उसे अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट, यानी कि रेलवे सर्वेंट होने के लायक नहीं माना जाए। तो यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले इंटीग्रिटी, दूसरा डिवोशन और तीसरा अनबिकमिंग टू द रेलवे सर्वेंट। तो यहां पर इन 3 टर्म को आप याद रखें, IDU, यानी कि कर्मचारी को इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, डिवोशन टू द ड्यूटी रखना है और अनबिकमिंग टू द रेलवे सर्वेंट नहीं होना है। ये चीज तो करना है आपको, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, डिवोशन टू द ड्यूटी रखना है, परंतु अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट नहीं होना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आप अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट हो जाए। इसके साथ और भी कई महत्वपूर्ण नियम ऐड किए गए हैं। प्रारंभ में ये नियम नहीं थे, बाद में ये ऐड किए गए। यह कई प्रकार के नैतिक नियम हैं जिन्हें कि आपको जानना आवश्यक है। जैसे नियम संख्या 4 क्या कहता है, कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसे चाहिए कि जो संविधान की सर्वोच्चता है उसको मेंटेन करे और डेमोक्रेटिक वैल्यू पर ध्यान दे। इनको हमेशा उच्च सर्वोच्च मानना है। साथ ही साथ देश की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, पब्लिक ऑर्डर्स है, डिसेंसी है, मोरलिटी है, इनको हमेशा बचाव करना है और इन्हें हमें जीवित रखने के लिए या इन्हें इनका प्रचार प्रसार करने के लिए या लोगों में इस चीज को मेंटेन करने के लिए बढ़ावा देना है। 6 नंबर, मेंटेन हाई इथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी। आपको हमेशा ही जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं वो काफी उच्च मानक तैयार करने हैं और ईमानदारी के उच्च मानकों को आपको बनाए रखना है। मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में झुकाव नहीं रखना है। प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। जब भी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो उनमें आप हमेशा किन सिद्धांतों को मानेंगे, मेरिट, यानी कि जो मेरिट वाला है उसको प्रमोट करेंगे। एकदम फेयरनेस, नियम में स्वच्छता के साथ में करेंगे, नियम को फॉलो करके करेंगे। और इम्पार्शियलिटी, यानी किसी के प्रति पार्शियल नहीं होंगे, किसी का पक्षपात हम नहीं करेंगे। तो इन सिद्धांतों को हमको आगे बढ़ाना है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, यानी जिस काम के लिए आपको रखा गया उसके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी आपकी बनती है और पारदर्शिता बनाए रखनी है। कोई भी चीज हमें छिपा करके नहीं करनी है। मेंटेन रेस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन। हमें जनता के प्रति जवाबदेह होना है,
रिस्पॉन्सिव होना है, और खासतौर पर समाज के कुछ कमजोर वर्ग हैं उनके प्रति तो विशेष तौर पर ध्यान देना है। मेंटेन कर्टसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक, जब भी पब्लिक के साथ में डीलिंग हो तो उनके साथ कर्टसी के साथ में और गुड बिहेवियर के साथ हमें डीलिंग करनी है। हमारे बहुत सारे जॉब रेलवे के हैं जिनमें पब्लिक के साथ डीलिंग होती है। टेक डिसीजंस सोनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जब भी आपको निर्णय लेना हो तो उसमें हमेशा किस बात का ध्यान रखना है कि क्या यह पब्लिक इंटरेस्ट में है। एंड यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज इफिशिएंटली, जो भी पब्लिक के रिसोर्सेज हैं उसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है, इफेक्टिव उसका वैल्यू निकलना चाहिए, इकोनॉमिकली उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए, अधिक खर्च भी नहीं वो करना है, इकोनॉमिक तरीके से हमें सरकारी संपत्ति का उपयोग करना है। डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटी, अगर कोई पब्लिक ड्यूटी करते वक्त में ऐसा पता उसे चलता है कि इस ड्यूटी को करने में उसका प्राइवेट इंटरेस्ट भी दिख सकता है तो इस चीज को उसे बताना पड़ता है। इन नियमों से संबंधित और भी नियम आपको देखने को मिलेंगे जो इन्हीं नियमों पर आधारित होंगे। एंड टेक अ स्टेप टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट इन व्हाट वे दैट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। मान ले कि मैं किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं, सॉरी मैं किसी कोई ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जिससे जिस कंपनी में मेरे बच्चे ने अगर आवेदन किया है नौकरी के लिए, तो हमें गवर्नमेंट को यह बताना होगा कि यह कंपनी के साथ मेरा जुड़ाव है और इस कंपनी के साथ सरकारी लेन देन में मैं भागीदार बन रहा हूं और इस कंपनी में मेरे बच्चे ने अपील किया है, तो सरकार को यह सूचना देनी होगी और उनके अनुमति के बाद ही हम आगे की कार्रवाई उसमें प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल अदर ऑब्लिगेशन, हमें किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल या किसी प्रकार की अन्य जवाबदारी किसी इंडिविजुअल हो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशंस के हो उसके हमको अंडर दबना नहीं है, अपने आप को उसके अधीन नहीं करना है ताकि वो हमारे ऑफिशियल ड्यूटीज को इन्फ्लुएंस कर सके। कि हमें किसी से फाइनेंशियल फायदा नहीं लेना है, किसी प्रकार का उससे लाभ नहीं लेना है किसी इंडिविजुअल से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि उसके बदले में वो हमारी ऑफिशियल ड्यूटी को प्रभावित कर सके। नॉट मिसयूज हिज पोजीशन एज रेलवे सर्वेंट एंड नॉट टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू डिराइव फाइनेंशियल और मेटेरियल बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ, हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड। यानी हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें हमारे पद के आधार पर या हमारे डिसीजन के आधार पर हमें किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल मटेरियल, चाहे वो खुद के लिए हो या हमारी फैमिली के लिए हो या हमारे दोस्तों के लिए हो, ऐसा नहीं करना है। मेक चॉइसेस, टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन मेरिट अलोन। पीछे में जैसे हमने देखा था कि हमें मेरिट के आधार पर काम करने हैं, तो हमें अपने सारी चॉइसेस, हमारे अपने सारे डिसीजंस, हमारे सारे रिकमेंडेशन मेरिट बेस पर होने चाहिए, न कि किसी के रिकमेंडेशन पर। एक्ट विद फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन पर्टिकुलरली द पुअर एंड द अनडिप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमें जब भी कोई काम करना है, कोई निर्णय लेना है, तो फेयरनेस, उसमें कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए किसी की तरफ से, इम्पार्शियल होना चाहिए, कोई पक्षपात हमको नहीं करना है और न ही किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना है। खासतौर पर जो गरीब वर्ग के लोग हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उस सेक्शन सोसाइटी के लोगों पर तो विशेष तौर पर हमें इस बात का ख्याल रखना है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज और मे बी कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ, हमें हमेशा ऐसी चीजों से बचना है, कुछ भी ऐसा काम करने से बचना है कि जो कि किसी लॉ, किसी रूल, किसी रेगुलेशन या जो स्थापित नियम है उनके विरुद्ध जैसा लगता है। यानी हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो कि किसी नियम, किसी कानून, विनियम या स्थापित जो प्रैक्टिसेज हैं उसके विरुद्ध में जाना पड़ रहा हो। मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, यानी कि जो भी हम ड्यूटी हमारे को दिया गया है उसके करने में पूर्णतया डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और बी लिएबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर, और जो भी हमको लॉफुल ऑर्डर दिए गए हैं उसको लागू करने में हमें अपना पूर्ण योगदान देना है, जो कि उसे ड्यूली प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके बताए गए हैं। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन द परफॉर्मेंस इज ऑफिशियल ड्यूटीज
as required by any laws from the time being in force, particularly with regard to the information disclosure। यहाँ पर हमको क्या कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जहां जिन जिन जगहों पर हमें कुछ मैटर्स को कॉन्फिडेंस में रखना है, हमारी ड्यूटी के संबंध में कई सी जानकारियां होती है जो उसे हमें किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो जो मैटर छिपाने लायक है, डिस्क्लोज करने लायक नहीं है, उसे हम छिपा करके रखेंगे। ये हुआ हमारे नियम संख्या 1, रूल संख्या 3 का उपनियम 1। अब आते हैं रूल संख्या 3 के उपनियम 2 में। यहां पर रूल संख्या 3 के उपनियम 2, ये सभी नियम विशेष तौर पर याद रखें। यहां पर सुपरवाइजरी पोस्ट होल्ड करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति सुपरवाइजरी पोस्ट होल्ड करता है, अर्थात उसके नीचे या उसके अधीन कुछ व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, जिनका वो सुपरविजन कामों का कर रहा है, तो यहां पर बताया गया है कि रेलवे कर्मचारियों को चाहिए कि वह वो सारे एक्शन ले जिसके कारण उन कर्मचारियों में इंटीग्रिटी और डिवोशन टू द ड्यूटी मेंटेन हो सके, जो भी उसके कंट्रोल में काम करते हैं, जो भी उसके अथॉरिटी में काम करते हैं। मान लिया कि मैं काम कर रहा हूं और मेरे अधीन 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनकी इंटीग्रिटी और उनकी ड्यूटी के प्रति डिवोशन को क्या कर सकूं, इंश्योर कर सकूं कि वे ऐसा कर रहे हैं। दूसरा उपनियम, नो रेलवे सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस इज द ऑफिशियल ड्यूटी or in the exercise of the power conferred to him act otherwise than his best judgment। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि मुझे अगर एक ऑफिशियल ड्यूटी करनी है, उसके परफॉर्मेंस में जो भी हमको पावर दिए गए हैं, जब भी उसको हम यूज करेंगे तो हमें कैसा यूज करना है, जो बेस्ट जजमेंट रहेगा, जो उसका बेस्ट जजमेंट हो सकता है उस अनुसार से काम करना है। लेकिन ऐसा तब जब आप इंडिविजुअल काम कर रहे हों, उन परिस्थिति में नहीं जब आप किसी अन्य ऑफिशियल सुपीरियर्स के अधीन में काम कर रहे हो। तो जब आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो अपना बेस्ट जजमेंट के हिसाब से काम करें, परंतु जब आप किसी के अधीन काम कर रहे हो तो उनके आदेशों की अनुपालना की जाए चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरी बी इन राइटिंग। यहां पर बताया गया है कि आपको क्या करना है, सामान्यतः निर्देश किस में दिए जाने चाहिए, रिटेन देने चाहिए, लिखित में देने चाहिए। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि लिखित में आदेश देना तुरंत संभव नहीं होता, अनअवॉइडेबल है, आपको किसी अन्य तरीके से वो मैसेज आपके पास पहुंचाया गया है। तो जब अनअवॉइडेबल केस में अगर रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं, तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि काम समाप्त हो जाने के बाद कि तुरंत उससे इमीडिएटली काम खत्म होने के तुरंत बाद उसे रिटन में कंफर्म करवाया जाना चाहिए। रेलवे सर्वेंट हु हैज रिसीव्ड ओरल डायरेक्शन, अब ये वाली जो ऊपर वाली केस बन रही उसी को देखें। अगर ओरल डायरेक्शन हमें किसी ऑफिशियल सुपीरियर से प्राप्त हुआ है तो मुझे उसका कंफर्मेशन करना होगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। तो हम क्या करेंगे, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर टू कंफर्म द डायरेक्शन इन राइटिंग। और यह उस ऑफिशियल सुपरवाइजर का या ऑफिशियल सुपीरियर की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने आदेश को लिखित में कंफर्म करे। इसके संबंध में कुछ एक्सप्लेनेशंस जारी किए गए थे, वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, अ रेलवे सर्वेंट हु हैबिचुअली फेल्स टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू हिम। मान लो कोई एक ऐसा कर्मचारी जिसे जो भी कुछ कहा जाता है वो हर बार उस काम को करने में फेल हो जाता है, जो भी उसको टाइम सेट किया गया है किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए, मान लिया कहा गया है इसे 6 घंटे में करना है, 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, और वह रेलवे कर्मचारी हैबिचुअली हर बार वो फेल ही होता है, विद द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्टेड, क्योंकि काम ही सिर्फ कंप्लीट नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी उसे एक्सपेक्ट की जाती है। तो ऐसे कर्मचारी को यह मान लिया जाएगा कि इसमें लैकिंग इन डिवोशन ऑफ ड्यूटी है और इसके हिसाब से इसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एक्सप्लेनेशन है,
कि चाहे हमें जो ऊपर के अभी हमने जो क्लाउज देखे थे सब रूल 2 का 2 नंबर का क्लाउज, ये नो रेलवे सर्वेंट shall in the performance his official duties or in the exercise of the power conferred on him act otherwise than his best judgment except when acting under the direction of his official superior। इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चाहे इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो, shall be constituted as empowering a railway servant to evade his responsibility by seeking instruction or approval of a superior when such instruction are not necessary under the scheme of the distribution of power। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें सीनियर अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हमें उसके आदेश की अनुपालना करनी चाहिए, लेकिन इस चीज को लेकर के हम कोई अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं कर सकते और ऐसा कोई बहाना नहीं बना सकते कि मुझे ये निर्देश नहीं दिया गया था इसलिए मैंने नहीं किया। और खासतौर पर वैसे निर्देश जो कि बहुत जरूरी नहीं थे, जिसके लिए कि उसे आदेश आपको मिलना आवश्यक है, तो उन आदेशों को, उन कार्यों को आप कर सकते थे, लेकिन इस आधार पर आप बहाना बना करके बच नहीं सकते। अब आते हैं रूल संख्या 3 का सब नियम 3। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अक्सर चार्जशीट में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता होगा। तो रूल संख्या 3A हमने अक्सर पढ़ा होगा। रूल संख्या 3 का ABC चार्जशीट में इस प्रकार को देखने को आपको मिलेगा। तो रूल संख्या 3 के उपनियम ए में क्या दिया हो, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, कर्टसी मैनर में। तो यहां बताया गया है कि कोई भी रेलवे सर्वेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट इन ए डिसकर्टियस मैनर। नो रेलवे सर्वेंट शैल, यानी कोई भी रेलवे सर्वेंट ऐसा काम नहीं करेगा, यानी वो अपनी ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है उसमें डिसकर्टियस मैनर में कोई भी काम नहीं करेगा। दूसरा, अपने ऑफिशियल डीलिंग के दौरान जब वो पब्लिक से बात करता है तो और अदरवाइज अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिस और विलफुली काउज डिले इन डिस्पोजल ऑफ द वर्क असाइन टू हिम। पहला चीज तो क्या करना है, हमें काम को तत्काल करना है। जो प्रॉम्प्टनेस दिया हुआ है, हमें किसी प्रकार प्रॉम्प्ट काम करना है। जैसे भी हमको काम बताया गया फटाफट कर लेंगे, चाहे पब्लिक की डीलिंग हो या किसी में किसी भी काम को हमको कहा गया है तो हम करेंगे। दूसरा, हमें कर्टसी के साथ करना है, ठीक है ना। कर्टसी हमको यहाँ पर कोई कर्टियस मैनर फॉलो नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको तत्काल में काम करना है, तत्परता के साथ काम करना है और कर्टसी के साथ काम करना है। ये हमें पहले बताया गया है नियम में। नियम संख्या 3B में देखें कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर ध्यान देना है। यानी प्रत्येक रेलवे सर्वेंट को यह आदेशित किया गया है, यह इसके द्वारा बताया गया है कि हर समय नौकरी करने के दौरान में, नौकरी के बाद में भी, तो उसे ऐसा बताया गया है एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। उसे गवर्नमेंट के नियमों के अधीन काम करना है। अब इसमें से कौन सा होगा, जैसे कि शादी की उम्र कि कम से कम आपको कितने वर्ष में, आपको 21 वर्ष में शादी करना है पुरुष हैं तो आपको उस नियम को फॉलो करना है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन करने के लिए या कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित रखने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन सभी नियमों को फॉलो करना है या उसका पालन भी करना है। साथ ही साथ किसी वीमेन के अगेंस्ट में अगर कोई क्राइम होने वाला है या हो रहा है तो हमें इन चीज पर रुकावट करनी है, रुकावट डालनी है। तो हमें जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है कि वीमेन के अगेंस्ट में कोई क्राइम हो उसको रोका जा सके, उन नियमों को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको समझ में आई कि बेसिकली आपको एक तो रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जो भी पॉलिसी बनाई गई है, रूल्स या पॉलिसीज जो बनाई गई है विभिन्न टॉपिक्स पर,
उनको फॉलो करना है। और दूसरा, हमें किसी क्राइम अगेंस्ट द वीमेन हो रहा है, कोई हमारे पास कोई रूल्स है या जो भी रूल्स बनाए गए हैं क्राइम अगेंस्ट द वीमेन के, तो इन्हें हमें फॉलो करना है कि इनके साथ इस प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं हो पाए। रूल संख्या 3 का 3C में, कार्य स्थल पर कोई महिला कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। इस पर हमें रोक लगानी है या इन नियमों को पालन करना है ताकि ना हो, खुद भी नहीं करना है और ना किसी को करने देना है। नो रेलवे सर्वेंट्स एंड इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी वीमेन के साथ उसके वर्क प्लेस पर हो रहा है तो ऐसे किसी भी कामों में भागीदारी हमें नहीं देनी है। और साथ ही साथ जो भी कार्यस्थल पर जो सुपरवाइजर इंचार्ज है उसकी यह ड्यूटी होगी कि वे सभी अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाए ताकि कार्यस्थल पर स्त्रियों के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोका जा सके। इसके संबंध में एक्सप्लेनेशन कुछ दिए गए हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या अर्थ निकलता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से क्या तात्पर्य निकलता है और इनमें कौन कौन से टॉपिक सेक्सुअल हैरेसमेंट के तौर पर गिने जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म आएंगे वो आप यहाँ पर नीचे में एक कुछ लिस्ट दी गई है। जैसे कि कोई भी जो अनवेलकम्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज है, चाहे वो इशारे से किया जाए या डायरेक्टली किया जाए, वो सभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आएंगे। पहला है कि किसी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेज अगर डिमांड किया जाता है या टच किया जाता है तो इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। सेक्सुअल फेवर्स की रिक्वेस्ट करना या डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना भी या डिमांड करना भी, ये दोनों ही चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी प्रकार का जो कलर्ड रिमार्क्स है, द्व्यर्थी संवाद है, वह करना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी प्रकार की जो अश्लील किताबें हैं, अश्लील वीडियो है, यह दिखाना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का अनवेलकम्ड फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट जो कि सेक्सुअल नेचर्स के हैं, अगर इनका भी इस्तेमाल किया जाता है तो इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी के साथ रूल संख्या 1 से लेकर के 3 तक हमने इसमें से डिस्कस कर लिया। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के नियम, तो आगे के वीडियो के लिए इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के वीडियो में शेष नियमों की हम व्याख्या करेंगे। तो पुनः मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में सर्विस कंडक्ट रूल के अगले पार्ट में।